हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप लोगों ने बोला था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि जब हम किसी पार्टिकल को ग्रेविटी फील्ड के अंदर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए थ्रो कर देते हैं तो मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोगों ने बोला कि जब पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करता है तो ड्यूरिंग द मोशन उसका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल जिसको आप बोलते हैं, वो कांस्टेंट होता है और पार्टिकल एक प्लेन पर कर्व पाथ पर मूव करता है। दैट्स व्हाई अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ अपन एजम्पशंस लेके चलते हैं। एक तो अपन बोलते हैं कि जब पार्टिकल एयर में मूव कर रहा है तो एयर की वजह से इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता और ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं होना चाहिए, अर्थ की सरफेस के आसपास ही होना चाहिए। तभी जाकर अपन ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के लिए ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि ड्यूरिंग द मोशन एयर की वजह से किसी टाइप का फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, बुयांसी फोर्स कुछ भी नहीं लगता। उस पर केवल कौन सा फोर्स अपन कंसीडर करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ अपन कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाई अपन उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं उसको अपन केवल क्या लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपन ये मान के चलते हैं कि उस पर एक्सेलरेशन केवल किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ। ठीक है, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए इसको रिजॉल्व कर दिया था इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन। एक वन डायमेंशनल मोशन लिया था हॉरिजॉन्टल, दूसरा वन डायमेंशनल मोशन लिया था वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन था वो अपन ने बोला था वो यूनिफॉर्म मोशन था, बोले तो ड्यूरिंग द मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट था, और जो वर्टिकल मोशन था वो क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था। तो आपका ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, one is along horizontal and one is along vertical. Along horizontal this motion is uniform motion और vertical वाला जो motion है वो uniformly accelerated motion है। अब अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन को एक पर्टिकुलर केस देख लिया था कि जब अपन इस प्रोजेक्टाइल को बोले तो पार्टिकल को जब थ्रो करते हैं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से आपने इसको थ्रो किया वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब अपन पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो और जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन होकर करते हुए ड्रॉप होता है तो अपन ने बोला था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और जिस पॉइंट पर वो जाके ड्रॉप होता है दोनों का हॉरिजॉन्टल पॉइंट क्या, दोनों का हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, सेम। मींस ये पार्टिकल को आपने यहां से थ्रो किया और जब ये यहां पर जाकर ड्रॉप हुआ तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ ड्रॉप दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करते हैं। ये अपन यूं भी बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से फेंकेंगे तो ग्राउंड पर ही आकर ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जो पॉइंट ऑफ ड्रॉप है दोनों का हॉरिजॉन्टल प्लेन सेम है। लेकिन अब अपन फिर प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, लेकिन अब की बार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ ड्रॉप का हॉरिजॉन्टल प्लेन सेम नहीं होगा। मींस अब अपन क्या करेंगे, किसी बिल्डिंग पर चढ़कर या किसी हाइट से अपन प्रोजेक्टाइल को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ जो प्रोजेक्शन है उसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिस प्लेन पर, जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लाई करता है और जिस पॉइंट पर जाके वो ड्रॉप होगा, वो जो पॉइंट ऑफ ड्रॉप जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई कर रहा है वो दोनों डिफरेंट होंगे। मींस अब मैं इस प्रोजेक्टाइल को क्या करूंगा, इस तरह से थ्रो करूंगा तो जिस पॉइंट से मैंने थ्रो किया है उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, जिस
प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करता है वो ये है, और वो नीचे जाके गिर रहा है, तो पॉइंट ऑफ ड्रॉप जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है वो अलग है। मींस अब की बार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ ड्रॉप दोनों का हॉरिजॉन्टल पॉइंट क्या लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। तो अब बात करते हैं व्हेन प्रोजेक्टाइल बोले तो पार्टिकल, जिस पार्टिकल को अपन ने थ्रो किया है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसको अपन प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। व्हेन प्रोजेक्टाइल is thrown from some height, जब आपने प्रोजेक्टाइल बोले तो पार्टिकल को एक हाइट से थ्रो किया है। अब अपन प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से थ्रो कर रहे हैं, इसमें भी डिफरेंट केसेस है। लेट अस सपोज मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं और नीचे फ्लोर पे जाके गिरता है, इसमें भी डिफरेंट केसेस है। When projectile is thrown upward, when projectile is thrown horizontally, and when projectile is thrown vertical downward या downward direction में, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट केस लेते हैं अपन। फर्स्ट केस क्या है, when projectile is thrown upward from some height। तो अब की बार अपन क्या करें, प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें फ्रॉम सम हाइट। तो लेट अस सपोज देखिएगा, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक टावर है whose height is h। तो अपन इस बिल्डिंग, इस टावर पर चढ़ गए, छत पर पहुंच गए, और छत पर पहुंचकर अपन क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल फॉर्म करते हुए। तो अपन ने प्रोजेक्टाइल बोले तो पार्टिकल को इस अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से छूटेगा ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो इस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये पार्टिकल को मैंने जैसे ऐसे थ्रो किया तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा पहले तो, फिर बाद में नीचे आके ड्रॉप होगा इस तरह से। इस तरह से यहां पर आके ड्रॉप होगा, ठीक है। ये मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की u, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करते हुए, थीटा एंगल फॉर्म करते हुए मैंने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। तो आपने बोला कि जैसे आप इसको थ्रो करेंगे ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करेगा, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा और साथ साथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बोले तो अपन इस पार्टिकल का मोशन स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, इस पार्टिकल का मोशन स्टडी करने के लिए हम क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे इस 2 डायमेंशनल मोशन को, रिजॉल्व कर देंगे इनटू 2 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। जिस पॉइंट से मैंने इसको थ्रो किया, मैंने इसको ओरिजिन ले लिया, इस वाली डायरेक्शन को, हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन को x और वर्टिकल वाली डायरेक्शन को क्या बोल दिया भाई, y बोल दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लेता हूं। तो जब मैं इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेता हूं तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से बोले तो x डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म करिए, थीटा। तो u का x डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा, और इस u का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। तो जैसे मैंने इस इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व किया इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा आ रहा है, और इस u cos थीटा की वजह से ये हॉरिजॉन्टल पर मूव करता है, और इस u sin थीटा की वजह से ये
वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये वेलोसिटी तो इसको x डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है और ये वेलोसिटी इसको वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, जैसे ही मेरे हाथ से छूटता है ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाता है और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाता है तो इस पार्टिकल पर अर्थ की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करता हूं अलोंग x अलोंग y, तो जैसा आप सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 आएगा और इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम टू सेम आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है। तो पता लगता है जब मैंने एक्सेलरेशन को रिजॉल्व किया तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 आया और y डायरेक्शन में कंपोनेंट g आया और वो भी किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो भाई अगर अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होने का मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब पार्टिकल कहीं पर भी चल जाए, पार्टिकल कहीं पर भी चल जाए, लेट अस सपोज यहां पर पार्टिकल आ गया तो भी इसका x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा ही रहने वाली है। तो x डायरेक्शन के अंदर जब अपन बात करेंगे तो अपन बोलेंगे ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, ड्यूरिंग द मोशन x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन जब y की बात करेंगे तो पता लगा इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन बोले तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई इस वेलोसिटी की वजह से ये ऊपर जाना चाहेगा और ये एक्सेलरेशन या फोर्स को नीचे ले जाना चाहेगा। तो शुरू में तो ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती और उसके बाद ये वापस नीचे आएगा। लेकिन इस पार्टिकल के पास केवल यही वेलोसिटी नहीं है, इस पार्टिकल के पास ये वाली वेलोसिटी भी है। दैट्स व्हाई इस वेलोसिटी से वो x डायरेक्शन में चलेगा और इस वेलोसिटी से वो y डायरेक्शन में चलेगा, तो वो x में भी चलेगा, वो y में भी चलेगा। और जब एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगा जब y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो अब ये ऊपर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड, ऊपर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि कोई वेलोसिटी इसको ऊपर नहीं ले जा रही, लेकिन फोर्स जरूर नीचे ले जा रहा है। लेकिन इसके पास अभी भी x डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो x की वजह से आगे जाएगा और फोर्स की वजह से वो नीचे जाएगा। और यही वजह है कि वो शुरू में ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है, क्योंकि इस पार्टिकल के पास x और y डायरेक्शन दोनों में वेलोसिटी है तो ये सेम टाइम पर x में भी चलता है और ये y में भी चलता है। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन इसके पास अभी भी वेलोसिटी बची रहेगी, नेट वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अरे कहीं पर भी चल जाए x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी u cos थीटा होगी सही, तो जो नेट वेलोसिटी होगी इसकी इन दोनों वेलोसिटीज का क्या होगी, वेक्टर सम। अरे इसके पास किसी भी टाइम पर x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, फोर्स है, तो ये चेंज हो रहा है लेकिन ये तो सेम है सही। तो अगर किसी टाइम पर ये 0 भी हो गया तो वेलोसिटी तो vx होगी, इट्स मींस वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि ये वाले तो वेलोसिटी फिक्स है। लेकिन हाँ ये चेंज हो रहा है तो इन दोनों का सम चेंज होगा तो नेट वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन नेट वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन नेट वेलोसिटी अभी भी कितना रहेगा, u cos थीटा का u cos थीटा ही रहने वाला है। तो अब अपन इस वाले प्रोजेक्टाइल में, कौन से वाले प्रोजेक्टाइल में, जब अपन प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो अपन इस प्रोजेक्टाइल में कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा। वैसे अपन ने ये फाइंड आउट किया हुआ था पहले भी, वही आएगा u sin थीटा अपॉन g आएगा। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आएगी।
फिर भी अपन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब की बात मेन जो फाइंड आउट करेंगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, कितनी देर तक ये उड़ा। इन सब चीजों को अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपन बात करते हैं टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा टाइम देखते हैं। तो अपन कहां से कहां तक की बात करेंगे, ओ से लेकर ए तक की। यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और कब तक करेंगे, जब तक ये मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंच जाता। और जब ये जमीन पर पहुंच जाएगा तो उस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, बी पॉइंट बोल देंगे। तो ओ से लेकर ए तक का टाइम बताना है। ओ से मैंने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, ए तक टाइम काउंट किया, इसी टाइम को मेरे को बताना है। लेकिन एक बात तो है क्या, जब ये ए पर पहुंच जाएगा तो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी मेरे को पता है, मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है। मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा फर्स्ट। एक बात और याद दिला दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t, u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 a वेक्टर डॉट s वेक्टर are applicable only when acceleration is constant। तो भैया लोगों, जब भी आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना चाहें, पहले टॉपिक देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्या ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी जाकर ये आप अप्लाई कर पाएंगे। और अपन ने बोल रखा है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है और अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर मूव नहीं कर रहा, तो ड्यूरिंग द मोशन इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। कौन सी वाली लगाऊं, टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, तो नो डाउट फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता हो, टाइम आपको काउंट करना हो, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे फर्स्ट। लेकिन कौन सी डायरेक्शन वाली लगाएंगे, वाई डायरेक्शन वाली, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी पता है। तो vy इक्वल टू uy प्लस ay हो गया भैया लोगों। तो vy तो कितना हो गया 0, uy कहां चला गया, uy कहां चला गया, u sin थीटा, ay कितना है g। लेकिन एक गजब की बात क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो भैया लोगों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मेरे को चूज करना पड़ेगा मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लूं। तो uy वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये तो पॉजिटिव ले लिया, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। और o से a तक टाइम कितना लग गया, t। तो t साफ पता लग गया, कितना आ गया, u sin थीटा अपॉन g। तो ये तो बिल्कुल मौका हो, ये एक तरह से आप यूं मानो ये लैंड है, जमीन है, और ये अगर मैं ये इस प्रोजेक्टाइल की बात करता तो ये वाला प्रोजेक्टाइल तो हमने पहले देखा हुआ ही है, क्योंकि अगर ये यहीं पर जाकर गिर जाता तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ ड्रॉप दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ जाते। तो भैया आप यहां से यहां तक जाने का टाइम रोका हुई है, जो कि हमने पहले वाले प्रोजेक्टाइल में फाइंड आउट किया था। अब अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट attained by the projectile। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी। मैक्सिमम हाइट का मतलब आपको ये यहां से यहां तक की हाइट बतानी है। तो थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे, थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे। ये आपने यहां से इसको प्रोजेक्ट किया, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन किया। तो जब आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर आ जाता है, तो मेरे को यहां से यहां तक की हाइट बतानी है कि ये हाइट कितनी है, क्योंकि यही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x, ये वर्टिकल डायरेक्शन y।
तो जब पार्टिकल O से A पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल ये हो गया, ये पार्टिकल का O से लेकर A तक का डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करूं तो इस डिस्प्लेसमेंट के इस एरो के फाइनल पॉइंट से y पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आएगा, यहां से यहां तक इसका क्या जाएगा कंपोनेंट। तो अगर मैं इस s वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट देखूं तो पता लगा इस s वेक्टर का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो ये आया, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है या यूं बोलो इस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है बोले तो यहां से यहां तक की लेंथ, अरे ये लेंथ थी तो ये लेंथ है, इसका मतलब अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट बतानी है तो मेरे को क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। मैं अगर sy वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लूं तो यहां से यहां तक की लेंथ आएगी और यही लेंथ इसके इक्वल है, बोले तो मेरे को क्या पता लग जाएगा h। इसका मतलब अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट बतानी है तो मेरे को O से लेकर A तक का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, और अगर डिस्प्लेसमेंट को y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को एस वाई से नहीं रिप्रेजेंट करके किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब पार्टिकल O से A पर आ गया, O से A पर आ गया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है s, इसका y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है जिसको अपन जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी h। और शायद यही मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो A मेरा फाइनल पॉइंट है और जब A मेरा फाइनल पॉइंट है तो A कहां पर है, मैक्सिमम हाइट पर है। तो एक बात तय है कि मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी, तो इसका मतलब मेरे को फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, तो भैया लोग करूंगा मैं थर्ड, वो भी कौन सी डायरेक्शन वाली करूंगा, y डायरेक्शन वाली, ठीक है साहब। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। तो जब ये O पर आ गया, सॉरी मर्डर कर दिया मैंने, जब ये A पर आ गया तो फाइनल पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 0 हो गया, इनिशियल पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस में, और जब ये O से A पर आ गया तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो किसके इक्वल हो गया, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो यह u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यह आ गई मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब अपन बात करेंगे भैया लोगों टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक उड़ा, कितनी देर तक उड़ा, तो कहां से कहां तक उड़ा, O से मैंने इसको थ्रो किया, O से थ्रो किया, उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, कब तक उड़ा, जब तक वो जमीन पर नहीं पहुंच गया। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे को फाइंड आउट करना है, तो टाइम कहां से कहां तक का बताना है, O से लेकर जमीन तक लैंड तक पहुंचने का टाइम बताना है, जब तक वो ड्रॉप नहीं हो जाता लैंड पर। तो मेरे को क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको मैं t डेज से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, तो मेरे को क्या करना है, O से लेकर B तक जमीन तक लैंड तक अर्थ तक पहुंचने का टाइम बताना है। मैंने यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया और कब तक करता गया, जब तक ये B पर नहीं पहुंच जाता। तो फिर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, फिर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, उस डायग्राम को वापस मैं इधर बना रहा हूं। ये मैंने इसको प्रोजेक्ट किया यू से, ये गया ऊपर गया ऊपर और गया ऊपर और यहां पर आके गिरा। तो ये जब O से फेंका तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए B पर पहुंचा। यहां से मैंने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया और कब तक करूंगा, जब तक ये B पर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि इतनी देर तक उड़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लैंड तक अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और सिंपल वे में बोले तो कितनी देर तक उड़ा, कितनी देर तक वो फ्लाइट किया।
तो कितनी देर तक, यहां से लेकर यहां तक वो फ्लैट किया, तो यहां से लेकर बोले तो O से लेकर B तक पहुंचने में मेरे को लगा टाइम बताना है, तो O मेरा इनिशियल और B मेरा फाइनल, तो O से टाइम शुरू काउंट करना शुरू किया और कहां तक किया, B तक। तो जब ये O से B पर पहुंचा, तो अगर मैं O से B तक की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दूं, तो ये O से B तक का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट देखने की कोशिश करूं अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो इस डिस्प्लेसमेंट का जब ये O से B पर पहुंचा, तो इस डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करूं, इस S वेक्टर के फाइनल पॉइंट से इस Y डायरेक्शन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। तो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आएगा यहां से यहां तक, इस S वेक्टर का Y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। और पता लगा इस S वेक्टर का Y डायरेक्शन में कंपोनेंट एक तरह से Y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको जनरली मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, Y से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगर मैं इस SY वेक्टर बोले तो डिस्प्लेसमेंट O से लेकर B तक के डिस्प्लेसमेंट का Y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, तो यहां से यहां तक की लेंथ आएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आएगी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अरे ये तो जो मेरी टावर है उसकी हाइट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये O से B पर पहुंचा, तो Y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो गया, हाइट ऑफ टावर। लेकिन गजब की बात क्या है कि इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अरे ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व किया तो इसका टुकड़ा भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो Y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो किधर की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक बात पता लगी, क्या पता लगी मेरे को, क्या पता लगा मेरे को कि मेरे को O से लेकर B तक का पहुंचने का टाइम मेरे को बताना है। और ये मेरे को पता लग गया कि जब ये O से B पर पहुंचता है, तो इसका Y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इस टावर की हाइट के इक्वल होगा। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है, क्योंकि जनरली टावर की हाइट पता होती है, डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है, टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, सेकंड यूज करूंगा, और वो भी कौन सी डायरेक्शन वाली यूज करूंगा, y डायरेक्शन वाली। तो y इक्वल टू क्या होगा, uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, h, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भैया लोगों तो माइनस h, uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितनी है, u sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, t हाफ ay एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये t डैश स्क्वायर, क्योंकि जब टाइम t इक्वल टू t डैश होगा तभी जाकर पार्टिकल B पर पहुंचेगा, और तभी जाकर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग y डायरेक्शन, वो इस h के इक्वल होगा। तो ये y इक्वल टू h तभी होगा जब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t डैश हो जाएगा। तो भैया यहां तो t डैश ही आएगा, तो माइनस h इक्वल टू एलसीएम आ गया, 2 का एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो गया, 2u sin थीटा t डैश माइनस g t डैश स्क्वायर। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दें, ठीक है। तो g t डैश स्क्वायर इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव, माइनस 2u sin थीटा t डैश और माइनस 2h इक्वल टू 0। अपन को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पता लगा टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, t डैश से। तो ये पता लगा t डैश का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और जब ये t डैश का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो अगर अपन को t डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो या तो अपन इस इक्वेशन में फैक्टर करें या फिर श्रीधराचार्य साहब लगाए। तो इस इक्वेशन में फैक्टर करना तो पॉसिबल है नहीं, तो श्रीधराचार्य साहब लगा देते हैं। तो अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन से एक बार थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लें। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
तो ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोले तो x की पावर कितनी है 2, तो इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो x की पावर जो 2 है इसका जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जिसमें x टर्म नहीं आएगा बोले तो जो कांस्टेंट होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c होगा। तो उस हिसाब से बात करें तो ये x स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये t डैश की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो t डैश स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, t डैश का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको प्लस बनाने के लिए इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी होगी -2u sin थीटा। यहाँ पर t डैश की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है तो यह क्या कराएगा c, लेकिन यहाँ प्लस c है तो इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ माइनस कर देते हैं। तो ये आपकी t डैश की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और जब ये t डैश की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको सोल्व करने के लिए श्रीधराचार्य साहब लगा दिए, क्या लगाएंगे, t डैश इक्वल टू, हाँ एक और बात बता दूं, t डैश की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब इस इक्वेशन से t डैश की कितनी वैल्यू आएगी 2, क्योंकि दो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो t डैश की दो वैल्यू आएगी, तो t डैश इक्वल टू क्या आएगा -b, b की वैल्यू कितनी है -2u sin थीटा प्लस माइनस, तो t डैश की एक वैल्यू तो आएगी प्लस के लिए और एक वैल्यू आएगी माइनस के लिए, -b प्लस माइनस b स्क्वायर, तो -2u sin थीटा का होल स्क्वायर -4a, a की वैल्यू कितनी है g, और c की वैल्यू कितनी है -2h अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है g। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ठीक है, -2u sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस अगेन क्या बन गया प्लस, तो ये 4, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेने का मतलब इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और जब ये 4 कॉमन आके इस अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्लस g इंटू 2h को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दें, 2gh लिख दें, तो पता लगा, क्या पता लगा, t डैश की दो वैल्यू आ रही, एक तो प्लस वाले साइन के लिए और एक माइनस वाले साइन के लिए। तो अब अगर अपन माइनस वाले साइन को लेके देखते हैं कि क्या t डैश आता है, प्लस वाले को लेके देखते हैं तो क्या t डैश आता है, ये राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं इनको। तो टेकिंग नेगेटिव साइन अपन लेते हैं, तो जब नेगेटिव साइन लिया तो t डैश इक्वल टू क्या आया u sin थीटा माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। गौर फरमाइएगा, ये आ रहा है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अगर मैं आपसे बोलता कि स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो अपन सब जानते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना होगा u sin थीटा, और अगर मैं आपको बोलूंगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh का स्क्वायर रूट इस u sin थीटा से ज्यादा आएगा कि कम, तो इतनी कॉमन सेंस की बात है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट है u sin थीटा। अब आपने इस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में 2gh को ऐड कर दिया, बोले तो ये वैल्यू इस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा से ज्यादा हो गई, और जब ये वाली वैल्यू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा से ज्यादा है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो u sin थीटा से ज्यादा आएगा, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो u sin थीटा से ज्यादा होगी, विल बी ग्रेटर देन u sin थीटा। तो ये u sin थीटा से ग्रेटर है, तो आप क्या करें, इस u sin थीटा में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें जो कि इस u sin थीटा से ज्यादा है, तो आप कम में से ज्यादा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी माइनस में,
तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस में आएगा, विच इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टाइम तो मैंने कहां से काउंट करना स्टार्ट किया था, ओ से तो टाइम काउंट करा, और जब पार्टिकल चलता जाएगा तो टाइम तो बढ़ेगा, टाइम माइनस में नहीं जा सकता, घट नहीं सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता। तो यहाँ जब अपन नेगेटिव साइन लेंगे तो ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट पॉसिबल नहीं है। तो प्लस वाला साइन ले, तो प्लस वाला साइन लिया तो टी डैश इक्वल टू कितना हो गया, u sin थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। तो ये होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब डिस्कस करते हैं अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज। तो डिस्कस करते हैं अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एज यू नो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बोला है, क्या चीज है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो फिर थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका टावर है, इसकी हाइट कितनी है h। आपने इस टावर से क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से यहां पर आके ड्रॉप होता है P पर। आपने इसको प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा, थीटा रखा। ठीक है, तो आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है, वर्टिकल में भी चल रहा है। लेकिन जब मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करनी है तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस को कितनी कवर करता है। तो समझते हैं, यहां से आपने पार्टिकल को थ्रो किया, यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया। जब पार्टिकल इस पॉइंट पर रीच किया, लेट एट एनी टाइम t, यहां पर रीच किया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगी, जब पार्टिकल यहां पर रीच किया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो ये आएगा। तो ये इस t टाइम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये पार्टिकल सीधा चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक तरह से डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन s x से रिप्रेजेंट निकलकर x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट एनी टाइम t, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ये हो गया। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल जब यहां पर पहुंचेगा, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो ये इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ये नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल along horizontal direction when particle reaches at this point। तो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये होगा यहां से यहां तक। तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप एक बात देख रहे हैं, जैसे जैसे पार्टिकल चलता जा रहा है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो कंटीन्यूअस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता रहेगा।
कब तक चलता रहेगा? जब तक कि इसका ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू होगा। तो जब ये पार्टिकल बी पर पहुंच जाएगा, बोले तो फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब पार्टिकल बी पर पहुंचेगा, क्योंकि शायद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला डिस्प्लेसमेंट बाकी और डिस्प्लेसमेंट से क्या है? ज्यादा है। तो जब पार्टिकल बी पर पहुंचेगा तभी जाकर इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा या जो डिस्टेंस आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसी को क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन उसकी ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब ट्रेवल करेगा? जब पार्टिकल ओ से चलते चलते कहां पर आ जाएगा? बी पर आ जाएगा। और जब पार्टिकल ओ से चलते चलते बी पर आ जाएगा तो ओ से बी तक आने का लगातार टाइम होगा वो कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच बी फ्रॉम ओ। कितनी देर तक उड़ा? टू रीच द ग्राउंड। तो ओ से जब ये बी पर आएगा तब जाके displacement along horizontal direction, distance covered by particle in horizontal direction वो maximum होगा। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं distance covered by particle in horizontal direction in time of flight, distance covered by particle in horizontal direction in time of flight is called horizontal range। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी? जब पार्टिकल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बिल्कुल जमीन पर लैंड कर जाएगा, तब जाके डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं यूं बोल सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्योंकि जब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा तो ये x क्या हो जाएगा? x मैक्स। क्योंकि जब टाइम ये है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ये, जब टाइम ये हो गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गया, जब टाइम ये हो गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गया, और जब टाइम t इक्वल टू t डैश हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल हो गया। तो जब t इक्वल टू t डैश है तो x अपने मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हॉरिजॉन्टल रेंज। एग्जाम में क्वेश्चन यूं भी पूछ सकते हैं आपसे कि जब आप इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम सम हाइट, तो बताइए ये प्रोजेक्टाइल, ये पार्टिकल इस टावर के बॉटम से कितनी ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा? ये प्रोजेक्टाइल, ये पार्टिकल इस टावर के बॉटम से कितना दूर जाकर गिरेगा? तो आपसे ये बोला गया कि प्रोजेक्टाइल इस टावर की, इस बिल्डिंग के बॉटम से कितनी दूर जाकर गिरेगा। इसका मतलब आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस बतानी है, और यही डिस्टेंस मेरे हिसाब से x मैक्स है, और ये डिस्टेंस एक तरह से क्या है? r। तो उसने आपसे सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं पूछा, आपसे ये डिस्टेंस पूछ ली, तो ये डिस्टेंस भी क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज है। वो तो बोले तो बिल्डिंग के बॉटम से, बिल्डिंग के पहले से कितना दूर जाकर ड्रॉप हो रहा है, कितना दूर जाकर गिर रहा है, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है। बोले तो क्या बतानी है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बतानी है। बोले तो क्या बतानी है? हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। आपने पार्टिकल को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। लेट अस सपोज पार्टिकल को चलते चलते t सेकंड हुआ, और जब चलते चलते t सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना हो गया? x। तो अगर मेरे को t सेकंड के अंदर x डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो
टाइम मेरे को गिवन है, डिस्प्लेसमेंट मेरे को बताना है, तो कौन सी यूज करूंगा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, सेकंड करूंगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, x। तो x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। एज यू नो एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो तो कितना है 0, तो x इक्वल टू uxt और ux किसके इक्वल है, u cos थीटा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा x इंक्रीज होता जाएगा, और जब टाइम इंक्रीज होते होते इस मोशन के मैक्सिमम टाइम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब वो अर्थ पर ड्रॉप हो जाएगा उसके बाद तो प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। तो if t इक्वल टू t डैश टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और x जब मैक्सिमम हो जाएगा तो x की इस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t डैश। और शायद थोड़ी देर पहले अपने टाइम ऑफ फ्लाइट आपने फाइंड किया था, तो ये आपकी क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, या यूं बोल सकता हूं ये वो डिस्टेंस आ गई जो क्या है कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल इस बिल्डिंग के बॉटम से बिल्कुल नीचे से कितना दूर जाकर ड्रॉप हो रहा है, कितना दूर जाकर गिर रहा है। ठीक है ना। अब अपन एक और चीज फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर, क्या है, द वेलोसिटी with which projectile hits the ground। अब अपन को फाइंड आउट करना है कि आपका प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा। तो फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपका टावर है, कितनी हाइट का है, h हाइट का है। आप लोग ने यहां से इसको थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, और ये प्रोजेक्टाइल यहां पर जाकर ड्रॉप हो रहा है। ये o है, ये मैक्सिमम हाइट a, और ये b। तो आपका प्रोजेक्टाइल b पॉइंट पर जाकर ग्राउंड से हिट करेगा। तो अपन ये वेलोसिटी की बात जो करते हैं ना, वो जस्ट बिफोर स्ट्रकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से ठीक पहले की बात करते हैं। तो ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो हिट करेगा। तो अपन क्या कर देते हैं, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देते हैं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलोंग x अलोंग y। ये x है तो ये x, ये y है तो ये भी y। तो जब मैं इस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा, तो एक बात पता है कि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है। तो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू तो क्या होगी, u cos थीटा होगी। लेकिन इस वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करता हूं vy। तो देखना, मेरे को इस b पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो अगर मैं o को इनिशियल लूं और b को फाइनल लूं, तो o से मैंने b की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन o एंड b। और इस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं अगेन y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेता हूं, तो इस डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, जिसको हम जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल, और वो भी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन o एंड b अलोंग y डायरेक्शन में। तो अगर मैं o को इनिशियल और b को फाइनल पॉइंट लेता हूं, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h है, ये मेरे को पता है। जनरली टावर का हाइट आपको गिवन होता है। इस फाइनल पॉइंट पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी मेरे को चाहिए, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी मेरे को चाहिए बोले तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, थर्ड। तो vy स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। तो vy स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy स्क्वायर, uy क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना है, u sin थीटा होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, h लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो vy स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भैया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2gh।
मेरे को x डायरेक्शन की वेलोसिटी पता लग गई, अरे ये तो शुरू से ही पता है क्योंकि ये वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है। फाइनल पॉइंट पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी पता लगी, बोले तो जस्ट बिफोर स्ट्रकिंग द ग्राउंड y डायरेक्शन में मेरे को वेलोसिटी पता है, तो इस वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट पता है, y वाला कंपोनेंट पता है। फिर देर क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं एट पॉइंट B। इसको रब कर रहा हूं, तो वेलोसिटी एट पॉइंट B, या यूं बोलना चाहिए वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्रकिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड, v वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, vxi के प्लस vyj के। तो v वेक्टर इक्वल टू vxi के प्लस vyj के आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx किसके इक्वल है भैया, देखें तो वो रहा किसके इक्वल है, u cos थीटा होल स्क्वायर। vy किसके इक्वल है, vy अभी अपन फाइंड आउट कर दिया है, बताएं किसके इक्वल है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। तो v इक्वल टू कितना हो गया भैया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ गया, u स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मैंने u स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, u स्क्वायर आएगा, तो u स्क्वायर प्लस 2gh। अरे इतना दूर क्यों लिख रखा है, पास में लिख देते हैं 2gh। तो पता लगता है कि आपका पार्टिकल, आपका प्रोजेक्टाइल इस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, स्ट्रक करेगा। इस वेलोसिटी के मामले में एक बहुत गजब की बात है कि जो ये वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, कितनी हाइट से आप इसको थ्रो किया इस पर डिपेंड करेगी, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अगर मैं प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से बट एट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करता हूं, थ्रो करता हूं, तो क्या होगा, वेलोसिटी विद विच पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल स्ट्रक्स द ग्राउंड क्या होगी, सेम होगी। मींस आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करो, ऐसे थ्रो करो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग रख दो, वेलोसिटी सेम रखो, सेम हाइट से थ्रो करो, तो जब ये स्ट्रक करेगा तो उसकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ठीक बात है कि नहीं। अब अगर अपन इसके अंदर और भी कुछ चीजें फाइंड आउट करना चाहे कि t सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वो का वही है जो अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में देखा था। फिर भी चलिए मैं एक बात फटाफट बता देता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर t सेकेंड। आपने इसको थ्रो किया, ये यहां पर आया, इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, रिजॉल्व कर दिया x के अंदर और y के अंदर। अब आपसे फिर बोला गया भैया फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, तो आपने कहा मेरे को वेलोसिटी बतानी है, तो मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेता हूं अलोंग x अलोंग y। तो एज यू नो x वाला कंपोनेंट तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि x वाले डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कितना है 0, तो vx इक्वल टू तो ux होगा और ये कितना होगा u cos थीटा ही होगा। ठीक है, तो vx आपके पास आ गया है, वेलोसिटी का y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट vy इक्वल टू क्या होगा uy प्लस ayt। uy किसके इक्वल है, u sin थीटा, ay किसके इक्वल है g, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस। vx आपको पता लग गया, vy आपको पता लग गया, तो नेट वेलोसिटी
क्या हो जाएगी vxi प्लस vyj। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर आएगा। और लेट v वेक्टर मैक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा vy अपॉन vx। vx ये रहा, vy ये रहा, तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पता लग जाएगी पार्टिकल की। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल आफ्टर t सेकेंड। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि अपन सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या होता है पोजीशन वेक्टर। तो लेट अस सपोज यहां से मैंने इसको थ्रो किया, आफ्टर t सेकंड यहां पर आ गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बोले तो एक तरह से ये क्या आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो मेरे को s वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या करा मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो x डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो y डायरेक्शन में, x पता लग जाए y पता लग जाए, डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अगेन x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। तो y इक्वल टू uy तो कितना है u sin थीटा t, ay कितना है माइनस j t स्क्वायर। ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा xi के प्लस yj के, इन दोनों का ऐड कर देंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x आपको पता है, y आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन x। खेल खत्म। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ पाथ, ये सब मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें अपन पहले भी देख के आ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब रिलेशन, अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं, ये मेरा ओरिजिन है, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले रहा हूं, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये किन किन पॉइंट से पास हो रहा है। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके थ्रू मैं ये बता सकूं कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करते टाइम पर इन पॉइंट से पास होगा। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, लेट अस सपोज आफ्टर t सेकंड पार्टिकल यहां आ गया, तो ये इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट इसके क्या बन जाएंगे कोऑर्डिनेट। तो मेरे को x और y के बीच का रिलेशन पता लग जाए तो मेरे को इक्वेशन ऑफ पाथ आ जाएगा, क्योंकि उस इक्वेशन के थ्रू मैं x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को पता लग जाएगी। तो मेरे को पता लग जाएगा कि जब x इक्वल टू 5 है तो y कितना है, बोले तो वो किस पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो रिलेशन चाहिए बिटवीन x एंड y, बाकी अदर चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कांस्टेंट। बोले तो उस रिलेशन के अंदर केवल दो ही वेरिएबल होने चाहिए x एंड y। तो ये मेरे पास अगेन इक्वेशन रहा x इक्वल टू u cos थीटा t और y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो मेरे को x और y में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा t को एलिमिनेट कर दूंगा। तो xt इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन u cos थीटा। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u उड़ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, और ये जो इक्वेशन है वो पता लगता है किसका इक्वेशन है पैराबोला का। मींस अगर मैं x और y के बीच में कर्व ड्रॉ करूं, x और y के बीच में कर्व ड्रॉ करने का मतलब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालो और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, तो वो एक तरह से क्या आया इक्वेशन ऑफ पाथ ही आया। तो पता लगा कि ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में एक वेरिएबल की पावर 1 और 2 है और दूसरे वेरिएबल की पावर केवल 1 है। तो ये क्या हो जाएगा पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैराबोलिक पाथ हो जाएगा।
तो ये तो था जब अपन ने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया फ्रॉम सम हाइट, और उसमें भी अपन ने केस लिया व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट। अब की बार अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, बोले तो अब की बार अपन प्रोजेक्टाइल को पार्टिकल को हाइट से, एक हाइट से ऊपर फेंकेंगे, ऊपर ना फेंक कर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। तो अब अपन फिर वापस ये सारी चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये आपका टावर है, whose height is h, ये टावर है, बुर्ज खलीफा मान लीजिए। तो मैंने क्या करा, यहां से पार्टिकल को क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने का मतलब सारी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो ये वेलोसिटी तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। तो एक चीज और देखते हैं कि जैसे मैं क्या करता हूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूं along x and along y, बोले तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इनिशियल वेलोसिटी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस u का x डायरेक्शन में कंपोनेंट u का u ही आएगा, और इस u का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। मींस इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। अब वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं आया, साथ ही साथ फोर्स भी किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स का भी अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो ना तो इसको वेलोसिटी नहीं इसको फोर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे थ्रो करोगे तो पार्टिकल क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा, ये अब की बार ये ऊपर जाएगा ही नहीं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये इस वेलोसिटी से सीधा सीधा जाता, और इसके पास अगर वेलोसिटी नहीं होती, जैसे अपन इसको थ्रो नहीं करें, इसको केवल छोड़े, अरे ये तो अब की बार आगे गया ही, ये तो सीधा सेट नीचे चला जाए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो इस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, और फोर्स का भी कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो ये पार्टिकल सीधा का सीधा नीचे आएगा। तो गौर फरमाइएगा, क्या गौर फरमाइएगा, इसके पास वेलोसिटी है जो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करिए, इसके पास वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ नहीं है और फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से हॉरिजॉन्टल में जाएगा और फोर्स की वजह से वो नीचे आएगा। तो मैं यूं बताने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर पहले, अगर वेलोसिटी होती और फोर्स नहीं होता तो ये सीधा सीधा जाता, ये नीचे आता ही नहीं, और वेलोसिटी नहीं होती, केवल फोर्स ही होता तो ये सीधा सीधा नीचे आता, ये आगे जाता ही नहीं। लेकिन इसके पास वेलोसिटी है, फोर्स भी, इस वेलोसिटी की वजह से वो आगे जाएगा और इस फोर्स की वजह से वो नीचे आएगा, लेकिन इस फोर्स का इस वाली वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अब की बात आपका जो ये प्रोजेक्टाइल होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं और सीधा आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे करके नीचे आएगा, और आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, और ये अर्थ पर जाकर, यहां पर जाकर अर्थ को स्ट्रक कर लेगा। तो अब अगर अपन क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला तो u आया, y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आया, 0। जब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालते हैं x में तो x डायरेक्शन में 0 आता है, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं तो a का a आता है। यहाँ एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हैं,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको a से रिप्रेजेंट नहीं करते, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, g से। अपन ये मान के चलते हैं कि आपका प्रोजेक्टाइल अर्थ सरफेस के आसपास ही मूव कर रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मान के चल लेते हैं, कांस्टेंट मान के चल लेते हैं। बोले तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन हो गया आपका। अब अगर अपन को इसके अंदर, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं रहा तो मैक्सिमम हाइट का तो गेम खत्म हो गया, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अर्थ तक जाने में कितना टाइम लगा, कितनी देर तक फ्लाइट किया। बोले तो अपन यहां से टाइम काउंट करेंगे, और टाइम कब तक काउंट करते रहेंगे, जब तक ये उड़ता रहेगा, और कब तक, जब तक ये अर्थ पर लैंड नहीं कर जाता। तो मेरे को O से लेकर A तक का टाइम बताना है, O से टाइम काउंट करूंगा, और कहां तक टाइम काउंट करूंगा, A तक। ये टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। आपने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है, तो जब ये O से A पर पहुंचा, जब ये O से A पर पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और जब इस डिस्प्लेसमेंट का मैं y डायरेक्शन में कंपोनेंट देखता हूं, तो इस डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो अरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो इस बुर्ज खलीफा की क्या आ गई, हाइट आ गई। ठीक है, इसका मतलब जब ये O से A पर पहुंचेगा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है कितना, h हाइट ऑफ टावर, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप गौर फरमाइएगा, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इवन किसी भी टाइम पर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना y डायरेक्शन में, तो वो किधर की तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। अरे नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, उसका ये कंपोनेंट हो गया। तो भैया यहां पर कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो कोई भी वेक्टर, कोई भी चीज अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं ऐसा करता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही क्या कर लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं। तो एक बात तय है कि जब ये O से A पर जाएगा, जब ये O से A पर पहुंचेगा, तो इसका y डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ मीना। तो y इक्वल टू h, ये आपको पता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो कौन सी लगाऊं, सेकंड, कौन से वाले डायरेक्शन में, y वाली डायरेक्शन में। तो y इक्वल टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी हुई, h, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने यहां पॉजिटिव ले रखा है, तो प्लस h, uy तो कितना है 0, uy कितना है 0, t डैश स्क्वायर। तो t डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2h अपॉन g अंडर, कितना हो गया, अंडर रूट 2h अपॉन g। अब अगर अपन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करें, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मेरे हिसाब से समझ में आने लगी होगी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, और पार्टिकल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब कवर करेगा, जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, और जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। और शायद ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करना ही बंद कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी, तो क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल। तो इस x मैक्स को एक तरह से पता है मैं क्या बोल सकता हूं, ये x मैक्सिमम का हुआ, ये x मैक्सिमम का हुआ जब पार्टिकल O से कहां पर पहुंचा, A पर। क्योंकि जब पार्टिकल यहां पर पहुंचता है तो ये x की वैल्यू है, जब पार्टिकल यहां पर पहुंचता है तो ये x की वैल्यू है, और जब पार्टिकल यहां पर पहुंचता है तो ये x की वैल्यू। x बोले तो डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये x की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब पार्टिकल O से कहां पर पहुंचेगा, A पर। O से A तक पहुंचने का टाइम कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर अंदर में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। या यूं बोलूं, जब ये O से A पर आया
तो O से A तक का डिस्प्लेसमेंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट का x डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो अपन O से A तक की बात करेंगे, O से A तक की बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट का कौन से डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे, x डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे। तो यह जो कंपोनेंट होगा, यह कंपोनेंट ही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो भैया लोगों O से A तक जाने का जो टाइम लगेगा, यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया और टाइम काउंट करते करते t डैश हो गया। तो O से A तक जाने का टाइम बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मेरे को टाइम ऑफ पता है, O से A तक जाने का टाइम पता है, कैसे पता है, थोड़ी देर पहले निकाल लिया। तो टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कौन से डायरेक्शन में, x। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, अलोंग x। तो मेरे को एक बात पता है कि लेट अस सपोज एट एन इंस्टेंट t पार्टिकल यहां पर आया, तो x डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक चीज मेरे को पता है, x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ax तो कितना है 0, तो x इक्वल टू uxt आ गया। तो अगेन वही वाली बात, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेट अस सपोज यहां तक आने में टाइम लगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 15 सेकंड लगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, और जब टाइम बढ़ते बढ़ते टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा, तो x भी इंक्रीज होते होते x मैक्स के इक्वल हो जाएगा, और x मैक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो r इक्वल टू ux मल्टीप्लाई बाय t डैश हो गया। और इस पर्टिकुलर केस में तो ux किसके इक्वल है, u के इक्वल, क्योंकि सारी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, t डैश। तो t डैश की वैल्यू कितनी है, √2h/g। थोड़ी देर पहले आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं। अब अपन एक और चीज फाइंड आउट करते हैं यहां पर, द वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन इसका, the velocity with which particle hits the ground। ठीक है, तो एक बात है, क्या बात है, ये आपने इसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था। तो जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्रक करेगा, तो स्ट्रक करने से लेट अस सपोज ठीक पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है v, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया अलोंग x अलोंग y। एक बात है कि x वाला जो कंपोनेंट है, x वाला जो कंपोनेंट है वो तो सेम रहने वाला है, थ्रू आउट द मोशन सेम रहने वाला है। अब मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए y वाला कंपोनेंट चाहिए। तो अगर मैं O से A तक की बात करूं, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर O से A तक की बात करूं, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में देखूं, इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इससे y पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से फुट परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आता है इसकी तरफ, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो s डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, हाइट ऑफ टावर। तो ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, मेरे को a पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। तो फाइनल पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन पता है। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, थर्ड, कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो vy स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। uy तो क्या है 0, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, तो uy तो 0 हो गया। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy तो 0, 2ay डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सॉरी एक्सीलरेशन ay डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लूंगा क्योंकि यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो ये vy स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 2gh। तो नेट वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर सम होगी
तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो भैया vx कितना है, vx ढूंढो, vx ux है बोले तो u है तो u स्क्वायर और vy स्क्वायर कितना है 2gh। तो अगर आपने थोड़ी देर पहले टॉपिक देखा था जब हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ फेंका था, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा था तब भी यही वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आया था। तो उस टाइम पर भी अपन ने बोला था कि आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करो, ऐसे थ्रो करो, ऐसे थ्रो करो। The velocity with which particle projectile hits the ground does not depend upon the angle of projection. It depends only on projection velocity and height of tower, या जिस हाइट से आपने उसको थ्रो किया है। ठीक है, तो ये आ गया the velocity with which particle hits the ground। अब अगर आपको वही वाली बात है, किसी टाइम पर वेलोसिटी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है, तो वो काम भी फटाफट कर लेते हैं अपन लोग। ये आपने थ्रो किया इससे, तो पार्टिकल यूं चला। लेट अस सपोज आफ्टर टाइम टी पार्टिकल यहां पर आ गया और आपको इस टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो आपको वेलोसिटी चाहिए भी, तो मैंने कहा इसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो अलोंग x अलोंग y। ठीक है, तो x डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी हो तो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी उसके इक्वल होगी, और ux किसके इक्वल है, u के इक्वल। vy इक्वल टू क्या होगा, uy प्लस ayt। uy तो यहाँ कितना है 0, क्योंकि सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, सारी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, तो ये तो 0, एक्सेलरेशन g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, तो vy पता लग गया gt, vx आपको पता लग गया, vy आपको पता लग गया, तो नेट वेलोसिटी vxi के प्लस vyj के, तो v इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, vx आपको पता है, vy आपको पता है। अगर मेरे को डायरेक्शन चाहिए तो लेट दिस एंगल इज अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा vy अपॉन vx। तो यहां से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आफ्टर t सेकंड, और यहां से वेलोसिटी की क्या आ जाएगी डायरेक्शन। कल कोई आपसे बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s, इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड आउट किया अलोंग x, तो ये कितना है x, अलोंग y फाइंड आउट किया तो ये कितना है y। तो अगर मेरे को x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, तो ax तो कितना है 0, तो बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, और ux की वैल्यू यहां पर्टिकुलर u है तो ut हो गया। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर हो गया। इस पर्टिकुलर केस में y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये तो 0 हो गया, हाफ ay की वैल्यू कितनी है g t स्क्वायर। x आपको पता लग गया, y आपको पता लग गया, अब नेट डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो x वेक्टर और y वेक्टर का वेक्टर सम कर दो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट xik प्लस yjk हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x पता है y पता है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी लाइक s वेक्टर मैक्स एन एंगल बीटा विद x डायरेक्शन, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन x। ठीक है कि नहीं बात। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब x और y के बीच का रिलेशन चाहिए, तो x और y के बीच का रिलेशन भी आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, x इक्वल टू ut है, तो यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन u, तो t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी है x अपॉन u, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो पता लगा अगेन एक वेरिएबल की तो पावर 1 आ रही है और एक वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, तो अगेन ये इक्वेशन है पैराबोला का। तो ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा ये क्या होगा पैराबोलिक पाथ होगा। अपन ने क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से थ्रो कर रहे हैं, एक बार थ्रो किया अपवर्ड, एक बार थ्रो किया हॉरिजॉन्टल,
अब एक बार थोड़ा सा डाउनवर्ड भी थ्रो कर देते हैं, एक बार थोड़ा सा डाउनवर्ड भी थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करने वाले हैं सी व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से डाउनवर्ड अपन थ्रो कर दें। तो अपन क्या करें, एक हाइट से एक बार पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया, एक बार हॉरिजॉन्टली थ्रो किया और एक बार अपन डाउनवर्ड थ्रो कर देते हैं। तो ये अगेन आपकी बुर्ज खलीफा है और आपने यहां से पार्टिकल को थ्रो किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ये पार्टिकल सीधा इधर का इधर नहीं जाएगा। हाँ, फोर्स नहीं लगता तो जिस वेलोसिटी से चल रहा उस वेलोसिटी से चलता, ये सीधा सीधा इधर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही मेरे हाथ से छूटेगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से अर्थ पर पहुंचेगा। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करिए, थीटा। इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया अलोंग x u cos थीटा और y डायरेक्शन में कंपोनेंट आया इसका कितना आया, u sin थीटा। कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो 0 आएगा और y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो g आएगा, किधर की तरफ आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं बात। तो अब अपन इसके अंदर भी वही सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं कि यहां से जब जमीन पर पहुंचा, अर्थ पर पहुंचा तो कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब मेरे को क्या बताना है, O से A तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, बोले तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा, यही टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है। लेकिन एक बात तय है, क्या तय है कि जब ये O से ग्राउंड पर पहुंचा, O से ये ग्राउंड पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट ये हो गया तो डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट किसके इक्वल हो गया, हाइट ऑफ टावर। तो जब ये O से A पर पहुंचा तो ये बात है कि डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट हाइट ऑफ टावर हो गया, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मेरे को पता है, टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, सेकंड, और वो भी कौन से डायरेक्शन वाली लगाऊंगा, y डायरेक्शन वाली लगाऊंगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो गौर फरमाइएगा, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और जब पार्टिकल A पर पहुंचा तो y डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब सारी चीजें ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैं इस वाले डायरेक्शन को क्या कर लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं। तो y की वैल्यू कितनी है, h, uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा, टाइम कितना लगा, t डैश प्लस हाफ g t डैश स्क्वायर। तो आप जब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 2u sin थीटा t डैश माइनस 2h। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। पता रहेगा ये t डैश की टाइम ऑफ फ्लाइट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो t डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधरा 4 ही लगाना पड़ेगा। श्रीधरा 4 ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अपन फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो आप श्रीधरा 4 ही लगा के t डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। निकाल सकते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, अब अपन सेकंड बात करते हैं, तो बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। किसकी बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप सबको पता है तो क्लियर कि जब पार्टिकल यहां पर पहुंचता है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है, यहां पर पहुंचता है तो ये, और जब यहां पर पहुंचता है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है। तो इसका मतलब जब पार्टिकल O से A पर पहुंच जाता है तो मेरे को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मेरे को O से लेकर A तक की बात करनी है और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्योंकि जब मैं डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसी को अपन क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। O से A तक का जाने का टाइम कितना है, अगर टाइम O से काउंट करो A तक जाने तक टाइम काउंट कर दो तो वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस इक्वेशन से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करके आ चुका हूं। तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, सेकंड। कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ax तो कितना है, 0 है, ax तो कितना है, 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t। इफ t इक्वल टू t डैश तो x क्या हो जाएगा, x मैक्स, क्योंकि जब पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी जो पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और यही क्या हो जाएगा r। तो r इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t डैश। आपको t डैश यहां से फाइंड कर लिया तो आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, r। अब अपन को फाइंड आउट करना है द वेलोसिटी with which particle hits the ground। किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा, तो लेट अस सपोज वो v वेलोसिटी से हिट करेगा। इस v वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लिए अलोंग x अलोंग y। तो अपन को एक बात पता है, क्या पता, कि जब वो x डायरेक्शन की बात करेंगे तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन तो u cos थीटा ही रहेगी। अब मेरे को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। तो जब ये O से इस A पर पहुंचा तो ये मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट है, और जब इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड आउट किया y डायरेक्शन में तो पता लगा ये डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाइट ऑफ टावर। तो अगर मैं O से लेकर A तक की बात करता हूं तो मेरे को इस A पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है y डायरेक्शन में, और O से लेकर A तक का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है h डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करो, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो, कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। तो भैया लोगों vy स्क्वायर इक्वल टू uy कितना है, u sin थीटा होल स्क्वायर, ay कितना है, g, और डिस्प्लेसमेंट है, सब डाउनवर्ड है इसलिए सब पॉजिटिव। तो ये वेलोसिटी आ गई x, ये वेलोसिटी आ गई y। तो नेट वेलोसिटी इन दोनों का क्या हो जाएगी, वेक्टर सम हो जाएगी। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो v इक्वल टू
vx स्क्वायर कितना है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और vy स्क्वायर कितना है vy स्क्वायर कहाँ रहा है ये u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना रहेगा 1। तो अगेन जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगा वो कितनी आएगी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करो, ऐसे थ्रो करो, ऐसे थ्रो करो, जिस वेलोसिटी से वो अर्थ को हिट करेगा वो क्या है सेम, क्योंकि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अब अगेन वही वाली बातें निकालनी हो कि t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, vx निकाल लो, vy निकाल लो, पता लग जाएगा। t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेट अस सपोज आफ्टर t सेकंड पार्टिकल यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, वही x वाला कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो, y वाला कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो। x वाला कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे uxt, y वाला कंपोनेंट uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, x आ गया y आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पाथ। तो वो तो आप ही फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन फिनिश होता है और इसके अंदर अपन एक सबसे अच्छा एग्जांपल देख लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। हालांकि इस चैप्टर में भी एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। ये तो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन और एक टॉपिक और बचा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन और उसमें आएगा मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ। तो मैं इस टॉपिक को यहां टीच नहीं कर जब लॉज ऑफ मोशन टीच करूंगा उसके ऑलमोस्ट लास्ट में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस वहां पर ज्यादा आएगी। तो अपन इसको वहीं पर देखेंगे इस सर्कुलर मोशन को, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन।